अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, इंतखाबात करीब आ रहे हैं और सियासी जमातों के आपसी मामलात ही किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक सियासी जमात की बात की जाए तो उसको अदालतों में उलझाया हुआ है। एक के अपने ही बहुत से सीनियर रहनुमा उस पार्टी से नाराज हो चुके हैं सीट एडजस्टमेंट के मामले पर। एक पार्टी है, उसके बयानिए की कुछ समझ नहीं आ रही है। उसने सीट एडजस्टमेंट भी एक पार्टी से करनी है और कुछ हलकों से उसी पार्टी के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़ भी रही है। कोई भी इलेक्शन कैंपेन से रिलेटेड कोई माहौल जो है अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। इन तमाम सियासी जमातों में जो इलेक्शन कैंपेन, जिसकी अगर हम कहें कि जो इलेक्शन कैंपेन चला रही है वो है पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो काफ़ी एक्टिव हैं और वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं और आज तांदियावाला में उन्होंने जलसे से खिताब भी किया। और बिलावल भुट्टो अपना मंशूर जो है वो हर जलसे, हर वर्कर्स कन्वेंशन में पेश भी कर रहे हैं। टिकट्स की तकसीम की बात करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और एंकर पर्सन हैं। काजी साहब, ये क्या चल रहा है? अभी तक इलेक्शन का माहौल क्यों नहीं नज़र आ रहा है? टिकट्स की तकसीम इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों है? देखिए, ये इलेक्शन तो यकीनन जैसे हमें बताया गया हो रहा है, लेकिन किस अंदाज से हो रहा है इतनी अनसर्टेनिटी कभी भी नहीं थी। और जिस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन का बिहेवियर है या जो एक गवर्नमेंट, निगरान गवर्नमेंट है, इस तरीके से हमें बिल्कुल पार्टीजन कभी पहले हमें इस तरह से हमने देखा नहीं था। इसलिए बाई एंड लार्ज एक खौफनाक कन्फ्यूजन है जो हो रहा है। फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट हम फिर देखते हैं कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं, जो जिनके कालम आते हैं, मैं देख रहा था एक क्या है वो जंग के और न्यूज़ के जो बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, तो वो अंसार अब्बासी साहब, तो वो जब उनकी तरफ से इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाएं जो कि विच टेंटामाउंट टू फ्लाउटिंग दी डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जी वो तो है, वो जो एक अनवांटेड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा काबू में नहीं आ रही। और फिर जी एक बंदा कहे जी मईशत के लिए फ़लाँ साहब बड़े ज़रूरी है, जिन्हें मईशत की स्पेलिंग भी ना आते हों। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा जी मईशत के लिए मियाँ साहब की। तो इस तरह की चीज़ें कन्फ्यूजन फैलाती हैं कि यार ये क्या रिजल्ट हम पहले से बना लेना चाहते हैं। वैसे तो अब किसी भी इलेक्शन पर किसी का कोई कंसेंसस कभी नहीं रहा, मगर इस बार एक बड़ी कैंपेन हमें नजर आती है और वो ये कि जनाब एक खास पार्टी को प्रमोट करो, एक खास पार्टी को पीछे करो। जब इस तरह का सब ये हर इलेक्शंस में नहीं हम देखते हैं, नहीं इस तरह कभी नहीं कुछ स्पेसिफिक आप जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे मैं बहुत आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम जब अयूब खान और फातिमा जना का इलेक्शन हुआ था। उसके बाद मुझे अब ये लग रहा है ऐसे दरमियान में हुआ पीपल्स पार्टी का 68-69 की मूवमेंट के बाद जो 71 में इलेक्शन हुआ, वो उसमें डिबैकल हुआ। हमें मुजीब को पावर देनी चाहिए थी, मगर बाई एंड लार्ज जो वोट लोगों ने डाले थे वो। अब मुझे यहाँ पे बात ये समझ में आ रही है कि जिस तरह स्टालिन ने कहा था ना, मैं उसमें एक बात ऐड कर दूं, वो कहता है ये आम नहीं वोट डालता कौन है, आम ये है कि वोट गिनता कौन है। अब इसमें एक और भी बात डाल देते हैं, एक ये कि वोट गिनता कौन है और फिर गिनने के बाद रिजल्ट अनाउंस कौन करता है। तो जब इस किस्म के शुबहात इन कालमों के जरिए इन प्रेस में, मीडिया में, टीवी की स्क्रीन पर आप डालेंगे तो भाई सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए कि भाई जब हमने कह दिया है कि होगा और फेयर एंड फ्री होगा, तो ये आप क्या लिख रहे हैं जनाब, वो रिजल्ट जो है नहीं आएंगे। और वो मसूफ क्या लिखते हैं, एक पार्टी जीती तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा है, तो इसका मतलब ये है कि हारने वाली पार्टी को किधर गई तुम्हारी जमहूरियत। एक साहब तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरा तो ईमान जमहूरियत है, और जो लिखते हैं वो लगता है कि जमहूरियत से बड़ी इनके अलावा कोई बेईमानी नहीं कर रहा है इनके साथ। तो इस वजह से कंफ्यूजन है, अनसर्टेनिटी है। और एक और आखिरी बात यह है कि जो पॉपुलर, बुनियादी तौर पर जिसे पॉपुलर पार्टी ये अपने कालमों में कह रहे हैं और जिसके फतह के खौफ में हमें मुब्तला कर रहे हैं, वो मूवमेंट, वो कैंपेन चला नहीं सकती, और जो दूसरे हैं जिनको इजाजत है उनको अवाम चलाने नहीं देती, क्योंकि अदालतों में भले हर बंदा अहल हो जाए, जब आपको गली मोहल्ला खेत खलियान फैक्ट्री नाअहल कर देती है तो आपके पल्ले कख नहीं रहता, क्योंकि उस नाअहली की कोई अपील नहीं होती। ऐसे तो काजी साहब, चले इलेक्शन कैंपेन की तो हमने बात कर लिया, अगर टिकट्स की तकसीम भी अगर हम देखें तो बहुत सुस्त रवि का शिकार है। मुस्लिम लीग नून ने पहले कहा जी छुप के हम बताएंगे, सीक्रेटली बताएंगे कि किन किन को हम टिकट जारी कर रहे हैं, और बहुत से जो उनके रहनुमा हैं उनमें दानियाल अजीज़ हैं और बहुत से ऐसे रहनुमा हैं। दानियाल अजीज़ की अगर बात करें तो वो दानियाल अजीज़ की अगर हम काजी साहब बात करें तो वो बहुत
पुराने और बहुत सीनियर रहनुमा रहे हैं नून लीग के, इस बार वो नाराज हो गए हैं, उनको टिकट नहीं मिला है। देखिए, उन्होंने नायली झेली, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी लॉयल्टी दिखाई, और लेकिन इसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया, और अब ये इतलात हैं और वो खुद कह रहे हैं, बल्कि मैंने उनका सुना कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और दूसरी बात बड़ी अहम है, महताब अब्बासी साहब जैसे लोग जो मुस्लिम लीग नून के वेटरन्स हैं, और कुछ और लोग भी जिनसे हमारी बात हुई है, उस बार इस दफ़ा कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर कि टिकट जो है वो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव या मियाँ साहब ने कम तकसीम की है, कहीं और ज़्यादा तकसीम। हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे। महताब अब्बासी साहब को मैंने शॉर्ट सुना, जो कि CM भी रहे हैं उसके KPK के, तो वो भी ये कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन है, लड़ाई है, क्यास है, और एक माशी बुरान है, खौफनाक सियासी बुरान है। उसके बाद ये कि रिजल्ट्स को टेलर करने की मुबैना जो काविशें नज़र आ रही हैं वो हैं, और उसके बाद मीडिया में कन्फ्यूजन कुछ लोग फैला रहे हैं, जो कि खुद पार्टी बन गए हैं। एक बड़ी अफसोस की बात, मीडिया के साथ बड़ी ज्यादती हुई कि मीडिया में कुछ लोगों ने एक मालियाती धड़े के साथ किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया दूसरे के साथ, तो साफत तो बेचारी बीच में कुचली रहेगी। तो ये कन्फ्यूजन है, और लिहाजा एक अनसर्टेनिटी यकीनन प्रीवेल कर रही है। ठीक है, काजी साहब हमारे साथ दानियाल अजीज इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताएगा, ये पार्टी क़यादत की जानिब से आपको नज़रअंदाज करने की कोई वजह सामने आई है? इलेक्शन के बाद क्या मुस्लिम लीग नून में रहेंगे या फिर कोई दूसरी सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी क़यादत टिकट देना चाहती थी, लेकिन वो एहसन इकबाल साहब के बेटे कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे थे। उन्होंने जाती की है कि उन्होंने अपने जाती कागजात MPA की सीट के लिए जमा करवा दिए, नॉमिनेशन पेपर। तो इस तरह उन्होंने पार्टी को मजबूर किया है कि वो किसी का फैसला करें। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती जमात के साथ। और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ इससे भी अहम है, वो ये है कि मैंने फैसला किया कि मैं महंगाई के खिलाफ जिहाद करना है। तो जब मैंने महंगाई की निशानदेही की और महंगाई का इशू उठाया, तो वो कई लोगों के ऊपर नागुज़ीर गुजरा है। तो उसके नतीजे में फिर जो है ना, मुझे ये सजा दी गई है। लेकिन मैं नहीं रुकूंगा, मैं महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अवाम का ये सबसे बड़ा इशू है, और इसी इशू का ये जवाब देते हैं कि ये क्यों हो रहा है अवाम के साथ। और मुझे पता है कि ये महंगाई जो है ये होती नहीं है, ये की जाती है। तो ये जिस दिन अवाम को पता चला, ये खुद नोटिस ले लेंगे सबका। इलेक्शन तो होने दें, अभी इलेक्शन के बाद मैं आपको क्या बताऊं, अभी तो हम इलेक्शन में हैं। तो इलेक्शन के बाद जो सूरत सामने, जहाँ पर बेहतर महंगाई के खिलाफ मैं काम कर सकूंगा, वहीं मैं हूँगा। ठीक है, दानियाल अजीज की बात आपने सुनी। ये फेवरेटिज्म कैसा है? ये फेवरेटिज्म शायद नून लीग में बहुत पुराना है, फेवरेटिज्म तो रहता ही है। और दानियाल अजीज साहब खुद एक बड़े, इनके वालिद साहब का एक बड़ा सियासत में इनका बड़ा नाम था शकरगढ़ में, तो इनको वाकई इग्नोर किया गया। और वो एहसन इकबाल साहब को अपना वो उन्होंने प्रिवेल किया है वहाँ पर। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे तो मेरी ज़ाती राय ये गलत हो सकती है। दानियाल साहब ज़्यादा यानी बेहतर पोजीशन में परफॉर्म करेंगे, आज़ाद, मेरी राय है। मैं मुलाकात में मैंने उनसे कहा था कि मुझे यूँ लगता है कि एक जो बहुत से वोटर्स आप शायद, वैसे तो इनकी बड़ी सिक्योर सीट है, और इनकी फैमिली यानी एक वाले से वहाँ बहुत ही पॉपुलर है। इनके वाले साहब बहुत पॉपुलर यानी वहाँ पे रहे हैं, एक फिगर रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से। तो बहरहाल मैं नहीं यानी आई डोंट वांट टू ओवर स्टेप। मेरा ख्याल ये है कि इस सीट पे इन्हें हराना मुश्किल होगा। अच्छा काजी साहब, चलें, दानियाल अजीज़ की हमने बात की, और चूँकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब 8 फरवरी को पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ये IPP का क्या मामला है? एक तरफ वो सीट एडजस्टमेंट भी कर रही है डिफरेंट हलकों से, और दूसरी जानिब वो नून लीग के अगेंस्ट भी खड़ी है। तो अगर फिरदौस आशिकावान वाले हलके की बात करें, फयाजुल हसन चौहान वाले हलके की बात करें, तो ये अपना बयानिया क्या देंगे? देखिए, एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि पॉलिटिक्स नोज नो ग्रेटिट्यूड। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना कि इन्होंने अपना करियर दांव पे लगाया दानियाल अजीज साहब ने, और उसके बाद एक अदालती फैसला भी इनके खिलाफ आया, जिसके बाद इनकी एहलिया ने वहां से इलेक्शन लड़ा और जीता भी। तो इसलिए ये सियासत जो है ना, जब नजरियात से आ रही और दूर हो जाती है, जब सियासत से नजरियात जलावतन कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद किसी पे कोई एतबार नहीं करता, फिर मफादात की सियासत होती है, कुछ लो और कुछ दो। अब IPP का क्या मसला है? वो कहते हैं जनाब हमने ये किया वो किया, आपका टाइम हमने
ये जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें बड़ी मदद और इमदाद फरमाई आपकी, लिहाजा जनाब हमें भी चाहिए। उधर राजा रियाज साहब को पता नहीं मिला है या नहीं मिला या मिल गया है तो। अच्छा काजी साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। दानियल अजीज हमारे साथ मौजूद के वक्त का भी बहुत शुक्रिया। यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और स्टूडियो में हमारे साथ सईद काजी साहब मौजूद हैं। और काजी साहब, आप IPP के हवाले से कुछ बता रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ ना कि जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिक्स नोज नो ग्रेट, कोई मुरब्बत नहीं होती सियासत में। ग्रेटिट्यूड का मुझे नहीं उर्दू का ऑब्जेक्ट जो है वो पता, तो उसमें ये लेन देन होता है। इट इज़ लाइक इट्स अ बिजनेस लाइक डील। आज की सियासत में अगर आप देखें ना, तो सियासत का जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ है वो ये हुआ है कि सियासत के अलमिये में ये एक कारोबार टाइप बन के रह गया है। ये कारोबार है कि जी आप ये लेंगे तो हम ये करेंगे, तो हमें कितना हिस्सा चाहिए, तो हमें बजट में क्या मिलेगा, हमें जो है बजट में जो है वो कि कितनी एलोकेशंस होगी, तरक्याती फ़ंड कितने होंगे। वो तरक्याती फ़ंड जो ज़मीन पे खाल खाल ही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले एमनेस्टी, क्या नाम है उसकी, जो रिपोर्ट आई थी आपकी वो से इसकी किसकी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, तो मतलब सबसे माल ज़्यादा ठेकों में और ये PSTP जो पब्लिक डेवलपमेंट बजट होता है उसमें खाया जाता है। तो यार इसमें ये सियासत में ट्रेंड खत्म होना चाहिए ये। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि कोई किसी की नजरियात ही कोई नहीं है। एक नजरिया है कि बाई हुक और बाई क्रोक अमेरिका के पांव पकड़ो, मकामी तौर पर मुक्तदार जो है उनको तरला मिन्नत करो, पावर में पहुंचो। ठीक है, ठीक है। इसने सियासत को इर्रेपरेबली डैमेज किया। ठीक है काजी साहब, हमें डिटेल से अपना तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, सिर्फ दानियाल अजीज़ की अगर नाराज़गी का मामले की बात की जाए तो ये सिर्फ दानियाल अजीज़ की नाराज़गी का मामला नहीं है, बल्कि दीगर नशिस्तों पर भी पार्टी टिकट्स की तकसीम पर आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। फैसलाबाद के हल्का NA 97 की बात करें तो टिकट ना मिलने पर आयशा रजब बलोच ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। आयशा रजब ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में शिकवा किया है कि उनके मरहूम शोहर रजब बलोच की खदमात को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जड़ावाला से कौमी असम्बली की नशिस्त पर तलाल डार और नवाब शेर वसीर के दरमियान भी टिकट की तकसीम पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब। बताइएगा इस मामले के हवाले से आपके पास मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, पहले तो बात कर लेते हैं NA 97, जहां पर जो है वो देवर और भाभी जो है वो टिकट की दौड़ में शामिल थे और दोनों ही गुज़िश्ता जो दौर गुजरा है उसमें रुकने कौमी असम्बली रहे हैं। आयशा रजब बलोच मुस्लिम लीग नून की स्पेशल सीट से जो है वो कौमी असम्बली की रुकन रही हैं और रजब जो अली गौहर बलोच हैं, रजब अली बलोच के छोटे भाई हैं, वो जो है वो यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन जीते थे। अलबत्ता दोनों ही जो है वो टिकट के लिए काफी पुरुमीद थे और आयशा रजब बलोच का ये पिछले 1 साल से तकरीबन वो मुहिम कर रही है कि उन्होंने इस बार जो है वो स्पेशल सीट नहीं बल्कि इलेक्शन लड़ना है, बाकायदा अपने हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ना, और मुहिम भी कर रही थी। अपना जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी ग्राउंड सेट उन्होंने की हुई थी। लेकिन अली गौहर बलोच जो है, क्योंकि वो मीडिया के ऊपर भी काफी डिफेंड करते रहे हैं पार्टी में और कौमी असम्बली में जितनी देर वो मेंबर रहे हैं, उन्होंने बड़ा सरगर्म किरदार अदा किया है। तो पार्टी का झुकाव शुरू से ही जो है वो अली गौहर बलोच की तरफ था कि जब भी टिकट का मामला आएगा तो अली गौहर बलोच को प्रेफर किया जाएगा और NA 97 से अली गौहर बलोच को ही जो है वो टिकट दी गई है। अच्छा, औरंगजेब, इत्तलात ये भी आ रही थी कि राना सनाउल्लाह की जानिब से जो है वो इस बात की तस्दीक भी की गई थी और उनका झुकाव ज्यादा था अली गौहर बलोच के सामने। बिल्कुल, पूरी सिर्फ सूबाई सदर राना सनाउल्लाह का नहीं बल्कि और भी पार्टी के जो अहम रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी जो है वो अली गौहर बलोच को ही जो है वो यहाँ से टिकट देने की ग्रीन सिग्नल जो है वो दिया गया था। लेकिन आयशा रजब बलोच, चूंकि इनका ये कहना है कि सबसे पहली तो वो ये अपना मौकफ दे रही है कि रजब अली बलोच ने जो है वो मियां नवाज शरीफ को उस वक्त आके जो है वो वोट इत्मीनान का वोट डाला था जब वो जो है वो बिस्तर पे थे, अस्पताल में थे और तबीयत खराबी के बावजूद उठ के आके उन्होंने मियां नवाज शरीफ को इत्मीनान का वोट दिया था। और उनकी पार्टी की खिदमात को जो है वो अभी उन्होंने शिकवा किया है कि नजरअंदाज किया गया है और उनको जो है वो मतलब टिकट जो है वो आयशा रजब बलोच को नहीं दिया गया। तो उन्होंने पार्टी से नाराजगी का भी इजहार किया और इसके साथ साथ उन्होंने। अच्छा, औरंगजेब, ये भी बताएगा कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं? आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन हल्के की क्या सूरत हाल है? अवाम किसके साथ? अगर NA 97 की बात करें, ये तांदले माला का इलाका है, यहाँ पर शुरू से ही जो है वो बरादरी इज़्म का बहुत ज्यादा वोट है।
बलोच खानदान जो है ये काफी देर से यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर आईपीपी के हुमायूं अख्तर खान ने जो है वो यहाँ से कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और हुमायूं अख्तर को इस चीज का फायदा भी हो सकता है कि एक ही बलोच खानदान से जो है वो 2 एनए के उम्मीदवार आ गए हैं, यानी कि अली गौहर बलोच टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आयशा रजब बलोच जो है वो आजाद हैसियत से लड़ रही है। तो इसका फायदा जो है वो यहाँ से हुमायूं अख्तर खान को भी हो सकता है। उनकी यहाँ पर जो है वो 2 मिले भी हैं, तो वो उन्होंने यहाँ पे एंट्री डाली है, लाहौर के बाद वो यहाँ पे आए हैं। तो इसका फायदा जो है वो 2 उम्मीदवार होने की वजह से, एक ही खानदान से, एक ही बरादरी से 2 उम्मीदवार होने की वजह से तीसरे उम्मीदवार को इसका डेफिनेटली फायदा हो सकता है। और इसके साथ अगर बात करें दूसरी जानिब आयशा रजब बलोच की, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी मुहिम पिछले 1 साल से शुरू की हुई थी। अभी उन्होंने ये कहा कि वो किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगी, वो जो है वो हर सूरत यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। एक ही खानदान के 2 लोग इस वक्त मैदान में हैं और फायदा इसका तीसरे को हो सकता है। औरंगजेब मलिक हमें डिटेल दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। इलेक्शन के बड़े मार्के से कबल ही एमक्यूएम पाकिस्तान शायद इंतजामी बहरान का शिकार हो चुकी है। बौखलाहट में निराले फैसले होने लगे हैं। उम्मीदवार को उस हल्के से उन्होंने टिकट जारी कर दिया है जहां से उसने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं कराए थे। ये माजरा क्या है, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राशिद सदीक मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। राशिद, ये बौखलाहट क्या है, क्या कन्फ्यूजन हुई है? शुक्रिया। ये बुखलाहट की सबसे बड़ी वजह एमक्यूएम पाकिस्तान का जो तंजीमी और इंतजामी बहरान है वही लगती है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ये साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं मोहम्मद अबू बकर, ये कोरंगी से ही जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी और इनको NA 234 से जो है वो गुज़िश्ता रोज एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर की जानिब से टिकट जारी किया गया। और हैरत अंगेज तौर पर इस हल्के से जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म 31 है उसके मुताबिक इनके कागजात नामजदगी जमा ही नहीं हुए, जबकि कोरंगी का ही दूसरा हल्का NA 233 वहां से इनकी जानिब से कागजात अबू बकर की जानिब से जो है वो जमा करवाए गए और इस हल्के से एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जावेद हनीफ को जो है वो टिकट दिया गया है। ये एक ऐसा इंतजामी बहरान है जिससे कबल जो है एमक्यूएम की तारीख में कभी सामने नहीं आया। एमक्यूएम वाहिद वो जमात समझी जाती थी जो कि तमाम तर चीजों को जो है वो अच्छी तरह देखभाल करने के बाद टिकट जारी किया जाता था। जबकि तो राशिद, खिताबात में तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो ये क्या चल रहा है? ये देखिए, यही तो इससे सबसे बड़ा मसला है कि एमक्यूएम में कहा जा रहा है कि तमाम जो इलेक्शन के मामला हैं वो डॉक्टर फारूक सत्तार देख रहे थे और इस हवाले से उनकी ही गलती जो है वो सामने नजर आती है। अब NA 234 का मामला है जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान का ये वो हल्का है जहाँ से कामयाबी उनको यकीनी नजर आती थी। अब इस हल्के से जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया उसके कागजात ही जमा नहीं है। अब इस हल्के से एमक्यूएम पाकिस्तान के पास 2 लोग बचे हैं, जिनमें से एक सादिक इफ्तिखार है जिनको NA 238 डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो टिकट दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान ने, जबकि एक वाहिद उम्मीदवार जो बचे हैं आमिर मोइन पीरजादा जिनको टिकट जारी नहीं किया गया, लेकिन उनकी जानिब से NA 234 में जो है वो कागजात जमा करवाए गए। अब यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान ने अब तक जो है वो सूबाई असम्बली के हल्कों के भी जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान नहीं किया। तो लगता यही है कि एमक्यूएम का जो तंजीमी इंतजामी बहरान है वो ज्यादा सख्त जो ज्यादा बड़ा हो गया, जिसकी वजह से एमक्यूएम पाकिस्तान ने बिल्कुल राशिद, और इसी मामले में इतलात ये भी हैं कि तंजीमी बहरान की वजह से कारकुनान में शदीद बददिली फैल रही है। जी देखिए, बिल्कुल जब इस तरह के फैसले होंगे, जब बड़ी सतह के फैसले होंगे तो यकीनन कारकुनान पर उसका असर पड़ेगा और कारकुनान की जानिब से इस फैसले के बाद बड़ी उनके अंदर जो है वो बदनज़मी पाई जाती है और कारकुनान परेशानी का शिकार है कि क़यादत की जानिब से जब इस तरीके की गलतियां की जाएंगी तो यकीनन कारकुनान किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि NA 234 का जो मामला है ये एक ऐसी सीट थी जहाँ से एमक्यूएम पाकिस्तान बआसानी जो है वो जीत सकती है, लेकिन ऐसे उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया जिसके कागजात ही जमा नहीं। तो अब यकीनन एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जो वाहिद ऑप्शन बचता है NA 234 के लिए वो आमिर मोइन पीरजादा ही बचेंगे, जिनका नाम जो है वो कागजात नामजदगी के फॉर्म 31 में मौजूद है। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि एमक्यूएम ने अब तक जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान नहीं किया है। तो यकीनन ये इस बात का तरफ इशारा है कि जो इलेक्शन के मामला देख रही है एमक्यूएम की क़यादत, उनमें जो है वो शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से तमाम गलतियां भी की जा रही हैं और अब तक जो है वो उम्मीदवारों के नामों का तंजीमी मामलात का तो ये हाल है राशिद। तो सीट एडजस्टमेंट पे भी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो एमक्यूएम कर क्या रही है? इनके इलेक्शन कैंपेन की अगर बात करें तो वो भी नज़र नहीं आ रही है
तो शहबाज शरीफ के हल्के में सीट एडजस्टमेंट की नून लीग की जानिब से जो दावा किया गया था, फिर एमक्यूएम की जानिब से उसकी तरदीद भी कर दी गई थी, तो उस हल्के की क्या सूरत हाल है? देखिए, उस हल्के से जो गुज़िश्ता रोज एमकेएम ने जो कौमी असम्बली के हल्कों के अपनी फहरिस्त जारी की है नामों की, उसमें 242 से मुस्तफ़ा कमाल जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमकेएम के, उनको टिकट जारी किया गया, जबकि इसके साथ साथ 244 जिला सेंट्रल से भी जो है वो एमकेएम के मुस्तफ़ा कमाल को टिकट जारी किया गया है। तो यकीनन ये एक ऑप्शन अब भी मौजूद है कि एमकेएम इनमें से 242 से शायद इम्कानी तौर पर जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से उनके जो मुज़ाकरात का सिलसिला अब भी जारी है, तो शायद ये इम्कान हो कि आइंदा 1 से 2 रोज में एमकेएम पाकिस्तान 242 से ठीक, यानी कि मुज़ाकरात का सिलसिला अभी भी जारी है 242 सीट एडजस्टमेंट पे। बहुत शुक्रिया राशिद सदीक, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। आम इंतखाबात में ख़वातीन उम्मीदवारों के साथ साथ ख्वाजा सरा भी इस वक्त मैदान में हैं। पेशावर से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट सोबिया खान सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सोबिया खान ने ख्वाजा सराओं की मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाईकोर्ट में पटिशन भी दायर कर रखी है। इस वक्त सोबिया खान हमारे साथ पेशावर स्टूडियो से मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। सोबिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आप किस हल्के से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं? रहमान इलेक्शन लड़ने का फैसला मैंने इस वजह से भी किया कि इलाके पी के कस्सी के लिए कुछ काम करना चाहती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते कि ट्रांस कम्युनिटी काम नहीं कर सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें इख्तियारात मिलेंगे, हमें इलेक्शन में मौके मिलेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं अपने इलाके के लिए, अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती, क्योंकि हमेशा की तरह हम देखते हैं कि ट्रांस कम्युनिटी के लोग बातें करते लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इंशाअल्लाह जब मैं सूबाई असम्बली सीट पर मैं बैठूंगी तो अपनी कम्युनिटी के मसले भी हल करूंगी और पी के इक्यासी के लिए जितने मसले उन पे मैं बात करूंगी। अच्छा सोबिया, सियासी जमातों के उम्मीदवार बड़े बड़े नारों के साथ इलेक्शन के मैदान में उतरते हैं, आपका क्या मंशूर है और आप इलेक्शन जीतकर अवाम के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे सकती हैं? जो है खैबर पख्तूनख्वा में बहुत क्वालिफिकेशन ट्रांसजेंडर मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें उनको अभी तक नौकरियां नहीं मिली। मेरा मकसद ये कि मेरी कम्युनिटी हर प्लेटफॉर्म पे इन हो। जब मैं खुद वहाँ पर असम्बली में बैठूंगी, इनके लिए मैं जो बातें करूँगी तो लोग इस पर ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन जल्द से जल्द होगी। जब हम देखते हैं अस्पतालों में ख़वातीन के भी वार्ड्स होते हैं, बच्चों के भी होते हैं और मर्द के भी होते हैं, लेकिन ट्रांस कम्युनिटी के अभी तक एक अस्पताल में भी एक वार्ड ही नहीं। तो आप खुद सोचिए, जब एक ट्रांसजेंडर बीमार होगा तो वो कहां जाएगा, उसका इलाज कहां पर होगा। तो इस वजह से मैं इलेक्शन में आई कि मैं अपने ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो हेल्थ में जो इनकी इश्यूज है वो जल्द से जल्द मैं उनको ठीक है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की नुमाइंदा सोबिया हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम इंतखाबात में इस्लामाबाद के हल्का NH 46 से ख्वाजा सरा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली नायाब अली भी हिस्सा ले रही हैं। नायाब अली का कहना है कि हर वक्त इंतखाबात मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। GNN की नुमाइंदा सबीन शहबाज ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी नया। देखिए, आम इंतखाबात का दंगल जो है वो सजने वाला है। अब एक माह से भी कम वक्त जो है वो आम इंतखाबात में रह गए। आम इंतखाबात के हवाले से गहमा गहमी जो है वो अपने अरूज पर इंतखाबी मुहिम जो है वो उम्मीदवारान की जानिब से शुरू जो है वो कर दी गई है। स्क्रूटनी का अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। इंतखाबात में जो है वो कुछ ही वक्त जो है वो बाकी है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो नायाब अली मौजूद हैं, जो कि इस्लामाबाद के NA 46 और 47 से जो है वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं और ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। नायाब अली से मज़ीद बात करेंगे। नायाब, मुझे ये बताइएगा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने का आइडिया कहाँ से आया और क्या मंशूर लेकर आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और मैं समझती हूँ कि मुल्क कौम की जो खिदमत करना वो किसी मर्द या औरत की मेरास नहीं है। इसमें बतौर पाकिस्तानी शहरी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सिन्फ या जिन से हो, उसका फ़र्ज़ बनता है। तो इसी मकसद के साथ मैं सियासत के अंदर आई हूँ कि गरीब आवाम जो इस हल्के के अंदर रहते हैं उनकी फलाह बहबूद और उनको हम इक्वल राइट्स और ह्यूमन राइट्स जो है वो उनको दे सके। इंतखाब है वो किसी मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इस वक्त इंतखाब
वक्त की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए इंतखाबात जो हैं वो अपने वक्त पर ही होंगे, और चाहे सिक्योरिटी को बनाया जाए या किसी और को बनाना जो है वो किसी किस्म का जो है वो एक जवाज़ नहीं है इंतखाबात को डिले करने का। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। और ऐवान बाला में अगर जो है वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की कोई बात होती है तो उनकी कम्युनिटी की बात जो है उनकी कम्युनिटी ही उठाए। ये जो है एक पॉजिटिव जेस्चर जाएगा पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि ओवरऑल भी वर्ल्ड वाइड भी जो है ये पाकिस्तान का बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर जाएगा। तो इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए, और जो जो इनको वोट देगा यकीन दहानी जो है उसको ये कराई जा रही है कि उसको जो जो कुछ कहेंगे या जो जो इनको यकीन दहानी कराई जाएगी, तमाम जो हल्के के लोग हैं उनके मसाइल उसी तरह से इंतखाबात बर वक्त होना मुल्क के लिए ज़रूरी है, मईशत के लिए ज़रूरी है और गरीब आवाम के लिए भी ज़रूरी है। इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।